हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे रेमिटेंस प्रोडक्ट्स के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भैया अब बहुत ही कम टाइम हमारे इस जीआईबी एग्जामिनेशन में रह गए। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइस। प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इन तीनों फैक्टर्स की हम लोगों को इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए गाइस। तो अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइज। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। द एनईएफटी सेटलमेंट सिस्टम ऑपरेट्स इन 48 हाफ आवरली बैचेस पर डे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब्स इट्स ऑपरेशनल टाइमिंग्स एंड पेनल्टी क्लॉज? So it operates 24/7, transaction settled every hour, banks penalized at repo plus 1% for the delay. सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रही है? इट ऑपरेट्स 24/7, ट्रांजेक्शन सेटल्ड एवरी 30 minutes, पेनल्टी इज रेपो प्लस 2% इफ डिलेड, operates only during the working hours, penalty is bank rate plus 2%, operates on all weekdays, penalty is LAF reverse repo plus 1% guys। तो अब NEFT के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखिए गाइस, NEFT इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है 48 हाफ आवरली बैचेज पर डे के अंदर बनते हुए देखने के लिए मिलते हैं। मतलब जैसे मान लो 12 बजे के लिए एक बैच बना हुआ, उसके बाद जो है 12 12:30 बजे के लिए एक बैच बना हुआ है। आपकी जो ट्रांजेक्शन की रिक्वेस्ट है वो आती है 12:10 पे, तो 12 बजे वाला जो बैच है वो तो निकल गया है। अब आपकी ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाएगा इन दिस 12:30 बैच गाइस। तो इसीलिए 24/7 में यहाँ पे हम लोगों को पेमेंट्स होती हुई देखने के लिए मिलती है, और हर 30 मिनट के अंदर जो ट्रांजेक्शन को सेटल किया जाता है। और अगर किसी भी तरह का डिले होता है बैंक की तरफ से ट्रांजेक्शन को सेटल करने में, तो बैंक के ऊपर फिर जो पेनल्टी लगाई जाएगी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कितनी होती है पेनल्टी? रेपो रेट प्लस 2% इफ डिलेड। अगर डिले होता है तो उस केस में रेपो रेट जितना होगा, जैसे मान लो रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट के ऊपर बैंक्स को जो है वो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जितना भी रेपो रेट चल रहा होगा उसमें 2% ऐड करके जो है वो पेनल्टी लगा दी जाएगी बैंक के ऊपर, अगर हम लोगों को डिले देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ एनईएफटी ट्रांजेक्शन गाइस। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following represents the correct sequence of parties involved in NEFT processing? तो NEFT की जो सेटलमेंट जब भी की जाती है, वहां पे जो ट्रांजेक्शन को प्रोसेस किया जाता है, तो क्या करेक्ट सीक्वेंस वहां पे पार्टीज का हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है? सेंडिंग बैंक, सेंडिंग सर्विस सेंटर, एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर, रिसीविंग सर्विस सेंटर एंड द बेनिफिशियरी ब्रांच। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? बेनिफिशियरी ब्रांच, एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर, सेंडिंग बैंक एंड देन रिसीविंग सर्विस सेंटर। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? सेंडिंग सर्विस सेंटर, बेनिफिशियरी बैंक, आरबीआई एंड द सेंडिंग ब्रांच। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर, सेंडिंग बैंक, बेनिफिशियरी ब्रांच एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले तो देखिए, एनईएफटी के अंदर जो है वो जब भी ट्रांजेक्शन की जाएगी एनईएफटी के थ्रू, तो 5 पार्टीज आर इन्वॉल्व गाइस। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि भाई 5 पार्टीज आर इन्वॉल्व। कौन कौन सी है वो? सेंडिंग बैंक, ठीक है, इसके अलावा बेनिफिशियरी बैंक, सेंडिंग सर्विस सेंटर, रिसीविंग सर्विस सेंटर और एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर गाइस। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। जो सेंडिंग बैंक है वहां से जो है वो रिक्वेस्ट को इनिशिएट किया जाता है, सेंडिंग सर्विस सेंटर के ऊपर वो रिक्वेस्ट जो भेजी जाती है। आफ्टर दैट एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर के ऊपर जो सभी रिक्वेस्ट को जो है पूल किया जाता है। आफ्टर दैट जो रिसीविंग सर्विस सेंटर है वहां पे एक मैसेज जो ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांजेक्शन के लिए, और अल्टीमेटली बेनिफिशियरी ब्रांच में फिर अकाउंट को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। So these are the parties which are involved in the NEFT transaction, and this is the correct sequence guys. That is why option A will be the right one here. Next question is, with reference to the types of transaction under RTGS, consider the following statements. Interbank transactions help settle bank's own financial obligations such as treasury, debt or forex. Customer payment transactions are only allowed between customers of the same bank. Delivery versus payment transaction are handled through RBI security settlement system to maintain the liquidity limit. So which of the following statement is or are correct? Your options are 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1 and 3 only. अब देखिए गाइस, पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है, that helps the banks to settle their own financial obligations such as
ट्रेजरी, डेट एंड फॉरेक्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू बैंक्स अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को सेटल करने का काम करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन आर ओनली अलाउड बिटवीन कस्टमर ऑफ द सेम बैंक। नहीं भाई, जो कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शन है उनके थ्रू बिटवीन वेरियस काइंड ऑफ बैंक्स जो ट्रांजेक्शन्स को किया जा सकता है। सेम बैंक यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आर ओनली अलाउड नहीं आएगा भी, आर अलाउड बिटवीन कस्टमर्स ऑफ द सेम बैंक एज वेल एज डिफरेंट बैंक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन आर हैंडल्ड थ्रू आरबीआई सिक्योरिटी सेटलमेंट सिस्टम टू मेंटेन द लिक्विडिटी लिमिट्स गाइस। अब जो बैंक्स के द्वारा जो है वो आरबीआई के साथ में एक लिक्विडिटी सेटलमेंट सिस्टम मेंटेन किया जाता है, जिसके थ्रू लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं बैंक्स, वो किसके थ्रू हैंडल किया जाता है, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू गाइस। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर बन जाता है यहाँ पे भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स आरटीजीएस फ्रॉम द एनईएफटी। अब आरटीजीएस और एनईएफटी ये हमारे रेमिटेंस प्रोडक्ट्स हैं, मॉडर्न रेमिटेंस प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं, तो इन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, आरटीजीएस वर्क्स ऑन द रियल टाइम इंडिविजुअल सेटलमेंट वाइल एनईएफटी वर्क्स ऑन हाफ आवर्ली बैच सेटलमेंट्स। आरटीजीएस हैज अ मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ 2 lakh rupees. RTGS has a minimum transaction limit of 2 lakh rupees, while NEFT has no such limit. Third statement क्या बोल रही है, both are operated by RBI under the centralized payment system guys. So you need to choose the correct code here, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number D, that is 1, 2 and 3. तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही है। आरटीजीएस दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, वहां पे जो रियल टाइम के अंदर ट्रांजैक्शन सेटल होती हुई देखने के लिए मिलती है हम लोगों को, जबकि एनईएफटी के केस में हाफ आवर्ली बैचेस बनाए जाते हैं। कितने, 48 हाफ आवर्ली बैचेस हम लोगों को बनते हुए देखने के लिए मिलते हैं। 24/7 जो है दोनों सर्विसेज के थ्रू फंड्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। आफ्टर दैट आरटीजीएस हैज अ मिनिमम ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ ₹2 lakh, जबकि एनईएफटी में कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बोथ आर ऑपरेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग CPS बोल देते हैं guys. So all the statements given here are the correct one. That is why option D will be the right answer here. After that, next question is, consider the following statements regarding ECS. ECS is mainly used for repetitive and periodic bulk payments such as salary, dividend and pension. ECS can be used for the transfer of NRE or NRO funds subject to FEMA regulations. ECS transactions are facilitated through NPCI under the NACH system. Which of the following statement is or are correct? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? Right answer will be option number D, that is 1, 2 and 3. अब देखिए guys, ECS, what does is ECS stands for इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो ECS का यूज किया जाता है जहां पे भी रेपिटेटिव और पीरियोडिकली बल्क पेमेंट करनी, जैसे सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिविडेंड देना है या फिर पेंशन देनी है, वहां पे ECS का जो है वो यूज किया जाता है। दूसरा, ECS को जो है वो यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ NRE और NRO अकाउंट्स। एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स हमारे, या फिर जो एनआरई और एनआरओ फंड्स है, ये कौन से अकाउंट्स के बारे में बात हो रही है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस के द्वारा इंडिया के अंदर जो इंडियन बैंक्स या फिर जो इंडिया के अंदर जो फॉरेन बैंक्स है वहां पे जो फंड्स मेंटेन किए जा रहे हैं, उनको ट्रांसफर करने के लिए भी ईसीएस का यूज किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू फेमा रेगुलेशन। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रेगुलेशन गाइस। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट वन। ईसीएस ट्रांजैक्शंस आर फैसिलिटेटेड थ्रू एनपीसीआई अंडर द एनएसीएच सिस्टम गाइस, ठीक है। सो जो हमारी ईसीएस के अंदर ट्रांजैक्शन जो बल्क रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाएंगी, उनको एनपीसीआई के द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है अंडर द एनएसीएच सिस्टम। एनएसीएच क्या है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम गाइस। सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही हो जाती हैं यहाँ पे, इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन गाइस। आफ्टर दैट, which of the following scenario best illustrates the ECS credit transaction? तो ECS क्रेडिट और ECS डेबिट दो वेरिएंट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, एक है ECS क्रेडिट और एक है ECS डेबिट गाइस। तो ECS क्रेडिट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, अ कस्टमर पेज देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, अ कंपनी क्रेडिट सैलरी टू ऑल द एम्प्लॉइज बैंक अकाउंट साइमल्टेनियसली, अ टैक्स पेयर पेज क्वार्टरली एडवांस टैक्स, a customer pays their insurance premium through the auto debits guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B. अब देखिए guys, जहां पे भी हमारे दो वेरिएंट हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ECS क्रेडिट और ECS डेबिट, तो जिस भी वेरिएंट के बारे में बात हो रही होगी, उसके साथ में मैनी वर्ड आप लोगों ने अटैच कर देना है। जैसे ECS क्रेडिट की अगर मैं बात करूं, तो मैनी क्रेडिट्स वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, मल्टीपल अकाउंट्स में क्रेडिट देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, और जो ECS डेबिट है, ECS डेबिट के साथ अगर डेबिट वेरिएंट की बात करेंगे तो मैनी वर्ड डेबिट के साथ जुड़ जाएगा, मतलब मल्टीपल डेबिट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे जब भी ECS डेबिट ट्रांजैक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे ECS क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, तो कस्टमर पेज देयर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ पे कस्टमर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया जा रहा है
वो कस्टमर सिर्फ एक कस्टमर की यहाँ पे बात की जा रही है, तो मतलब यहाँ पे जो है वो हम लोगों को क्रेडिट जो ये मंथली बिल पे कर रहे हैं वो दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ईसीएस क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सेकंड क्या बोल रहा है, कंपनी क्रेडिट सैलरी टू ऑल एम्प्लॉइज बैंक अकाउंट साइमल्टेनियसली, मतलब एक कंपनी के द्वारा मल्टीपल जो एम्प्लॉइज हैं इनके उनके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट की जा रही है, मतलब मल्टीपल क्रेडिट देखने के लिए मिल रहे हैं, मैनी क्रेडिट्स आर देयर, तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। इसी तरह से आप लोगों को जो ईसीएस क्रेडिट और ईसीएस डेबिट ट्रांजैक्शन में जो है वो डिफरेंशिएट करके अपने आंसर तक पहुंचना है भाई, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस। आफ्टर दैट, with reference to the features and purpose of NACH, consider the following. NACH supports repetitive high volume electronic transactions. It follows a single set of rules and open standard nationwide. It provides a decentralized framework similar to ECS. So which of the following statements are correct here? 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer guys? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only. अब देखिए NACH है क्या है, NACH is नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। सो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक अपडेटेड वर्जन हम लोगों को ईसीएस का देखने के लिए मिलता है, एक अपग्रेडेशन ईसीएस सिस्टम के अंदर की गई जिसको हम लोगों ने एनएसीएच बोला। अब इट आल्सो सपोर्ट्स रेपिटेटिव हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, मतलब जहाँ पे भी बल्क के अंदर पेमेंट देखने के लिए मिलेंगी, जैसे पेंशन की पेमेंट हो रही है, ठीक है, या फिर इंश्योरेंस पे किया जा रहा है, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया जा रहा है मल्टीपल इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है, या फिर सैलरी की पेमेंट की जा रही है बाय द एम्प्लॉयर टू द मल्टीपल एम्प्लॉयज। तो जहाँ पे भी बल्क और रेपिटेटिव ट्रांजैक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर, वहाँ पे एनएस सिस्टम का यूज किया जाएगा गाइस। अब इट फॉलोज अ सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ रूल एंड ओपन स्टैंडर्ड नेशन वाइड, बिल्कुल भाई, यहाँ पे हम लोगों को एनएसीएच के अंदर जो है वो ओपन स्टैंडर्ड मतलब एक कॉमन स्टैंडर्ड जो नेशन वाइड फॉलो होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अ डिसेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क सिमिलर टू ईसीएस। नहीं भाई, यही एक इसमें डिफरेंस है कि जैसे ईसीएस के अंदर हम लोगों को जो था वो 3 लेवल के ऊपर ईसीएस ऑपरेट होता हुआ देखने के लिए मिलता था, लोकल ईसीएस, ठीक है, स्टेट ईसीएस, या फिर हमारा जो नेशनल ईसीएस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गाइस। सो 3 लेवल के ऊपर ईसीएस ऑपरेट होता हुआ देखने के लिए मिलता था। यहाँ पे हमारा ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, इसको सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ एनएसीएच गाइस, ठीक है। तो एनएसीएच इज अ सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क, ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बन जाता है, दैट इज 1 and 2 ओनली गाइस। After that, next is regarding the mandate management system in NACH, which of the following statement is or are true guys? अब मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों को जो है वो एनएसीएच के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसी तरह से एनएसीएच में हम लोगों को जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है, डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम भी देखने के लिए मिलता है। तो ये कुछ एडवांस्ड, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बात की कि एनएसीएच जो है वो एक इम्प्रूव्ड वर्जन है ईसीएस का। तो किस तरह से इम्प्रूव्ड वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह देखने के लिए मिलते हैं गाइस। अब यहाँ पे मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज mandates are compulsory for initiating and processing any NACH transaction. Second statement क्या बोल रही है, every mandate is tracked using a unique mandate reference number, that is UMRN. UMRN is generated by Reserve Bank of India and is stored centrally at the Reserve Bank of India guys. So your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 2 and 3 only. अब देखिए यहाँ पे mandates are compulsory, नहीं भी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन गाइस। mandates are compulsory for initiating and processing any NACH transaction, बिल्कुल सही बात है भाई। मैंडेट एक्चुअल में क्या है, मैंडेट्स आर दी इंस्ट्रक्शन गाइस, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए, दोज आर कंपल्सरी अगर आप लोगों ने एनएसीएच के थ्रू ट्रांजेक्शन को इनिशिएट या फिर प्रोसेस करना है। एवरी मैंडेट के अगेंस्ट जो है वो एक यूएमआरएन नंबर जनरेट होता है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट गाइस, जिसके थ्रू हर एक मैंडेट को जो है ट्रैक किया जाएगा। अब जो यूएमआरएन नंबर है दैट इज जनरेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टोर्ड सेंट्रली एट द आरबीआई, नहीं भी, ये एनपीसीआई के अंदर ही हम लोगों को जो यूएमआरएन नंबर जो जनरेट होता है वो देखने के लिए मिलता है, बिकॉज हमारा एनएसीएच जो एनपीसीआई के थ्रू ही इनिशिएट किया गया था गाइस। तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर गाइस। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बीबीपीएस फीचर्स। बीबीपीएस क्या है, भारत बिल पेमेंट फीचर्स गाइस। सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट enables payments through multiple modes जैसे कैश, कार्ड, वॉलेट एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इट ऑफर्स instant confirmation by SMS, email and receipt guys. It allows bill payment only during the working hours. So which of the following statements are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only guys. अब देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि भाई जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है उसके अंदर बिल्स की पेमेंट की जाती है अलग अलग मोड्स के थ्रू, जैसे कैश, कार्ड, वॉलेट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर किया जाता है फॉर पेइंग द बिल ऑफ अ पर्टिकुलर यूटिलिटी गाइस।
अब इसके अंदर जब भी बिल पेमेंट की जाएगी तो उसकी एक इमीडिएट इंस्टेंट कंफर्मेशन मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ एसएमएस, ईमेल और रिसीट गाइस। इट अलाउज बिल पेमेंट ओनली ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। नहीं भाई, ये वर्किंग आवर्स में ही आप लोग जो है बिल की पेमेंट नहीं करते हैं। आप लोग जो है वो किसी भी टाइम के ऊपर जो है बिल की पेमेंट करते हैं। हम लोग बेसिकली जो बीबीपीएस है उसके अंदर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को एनी टाइम एनीवेयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाए गाइस। ठीक है, सो दिस इज द मेन एजेंडा। सो सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही आप लोग पेमेंट नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा भी आप लोग जो पेमेंट कर सकते हैं। ऑफ वर्किंग आवर्स के अंदर भी पेमेंट जो हो की जा सकती है गाइस, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। आफ्टर दैट एलिजिबल बिलर कैटेगरी अंडर द भारत बिल पेमेंट सिस्टम आर डिटरमाइंड बाय। अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू हम लोग जो कस्टमर्स को अलाउ करते हैं कि वो बिल्स की पेमेंट कर पाएँ, अपने यूटिलिटी बिल्स को पे कर पाएँ। अब कौन-कौन से तरह के यूटिलिटी के बिल्स पे किए जा सकते हैं कस्टमर्स के द्वारा यूजिंग द भारत बिल पेमेंट सिस्टम, वो कौन डिटरमाइन करता है? एनपीसीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये डिटरमाइन किया जाता है कि किस-किस कैटेगरी के बिल्स को जो है वो पे किया जा सकता है यूजिंग दिस भारत बिल पेमेंट सिस्टम गाइस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे कोर्सेज नाम का ये टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द जेआईबी कोर्सेज, जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आईएनड-आईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, अगर आप लोग जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों के पास जो टाइम का क्रंच है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में प्रिपरेशन करनी है, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन सुपर क्रैश कोर्स, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं, उन मॉड्यूल्स को एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना है, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं गाइस। ठीक है, बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के बैंकर कैप्सूल कोर्स में खुद को एनरोल करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल कंपोनेंट, सिंगल ऑप्शन, जहां से आप लोगों को आईएनड-आईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल बैंकर कैप्सूल कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उनको एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर किया गया है गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहीं पे आप लोगों को हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स भी देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, जैसे पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम और आईएनड-आईएफएस का आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गई मास्टर कोर्स, बैंकर कैप्सूल कोर्स और सुपर क्रैश कोर्स के बारे में बात। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब आप लोगों को सिर्फ अपना इवेल्युएशन करना है, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन द टेस्ट सीरीज हियर, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑफर किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, देन यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in। जय हिंद।